ADHD बहुत ही कॉमन है। लगभग 5 से 8% बच्चे हैं जिनको ADHD होता है। ऐसा मिथ कई जगह होता है कि जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन बच्चों के हाथों में बढ़ गए हैं, बच्चे ज़्यादा रील्स देख रहे हैं तो ADHD भी बढ़ता जा रहा है। लाइन में अपनी टर्न की वेट नहीं कर पाना, टीचर ने अभी सवाल पूरा पूछा नहीं, पहले ही आंसर कर देना, तो उसकी वजह से उनके अच्छे से फ्रेंड्स नहीं बन पाते। एक बार एक पापा रोने लग पड़े मेरे क्लिनिक पे, तो उन्होंने कहा ये सब तो मुझे भी था और बचपन से मैंने बहुत मार खाई है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। डिप्रेशन और एंजाइटी के कोमॉर्बिड इशू अपने आप आने शुरू हो जाते हैं बच्चे के अंदर। तो अगर डायग्नोस हो गया है तो देन व्हाई नॉट टू गो फॉर अ ट्रीटमेंट। क्योंकि ये लोग बदतमीज नहीं है। एक मिथ ये भी है कि ये लेजी है, ये हर काम आखिरी टाइम पे करता है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि क्लिनिकली मैंने ये टेस्ट कर रखे हैं और पिछले साइकियाट्रिस्ट ने मुझे मना किया था और मैंने ये सोचा था कि अगर आप मुझे नहीं समझ पाए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अच्छा, फिर मैं किसी और डॉक्टर को देखूंगा। डे ड्रीमिंग इज अ वेरी कॉमन लेमैन सिम्टम जिसको बोलेंगे, जो एक एक्चुअल सिम्टम ऑफ ADHD होता है। फिर वो क्रिएटिविटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग चैनलाइज कर पाते हैं अपनी एनर्जी को, उनके लिए तो ये ब्लिस बन जाती है, बट उनके लिए भी बाकी एरियाज में तो प्रॉब्लम आएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राजीव शर्मा, जो एक साइकियाट्रिस्ट MD हैं, जो ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक के फाउंडर हैं और इसके साथ साथ इनका चैनल भी है यूट्यूब में ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक के नाम से। डॉक्टर राजीव शर्मा हमारे पॉडकास्ट में पहले भी आ चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे साइकियाट्री डिसीज़ के बारे में बात करी थी, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर के बारे में। आज फिर वो हमको बहुत ही डीपली ADHD के बारे में बताने जा रहे हैं। वेलकम डॉक्टर राजीव शर्मा। थैंक यू सर। सर, ADHD जो है काफ़ी कॉमन है बच्चों के अंदर। पहले तो इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब फिर भी जानकारी बढ़ रही है पेरेंट्स के अंदर, स्कूल टीचर्स के अंदर भी ADHD से रिलेटेड, पर फिर भी उस लेवल की नहीं है। इसीलिए हम चाह रहे थे कि हम ADHD के ऊपर एक थोड़ा सा विस्तृत तौर पर एक पॉडकास्ट करें आपके साथ, ताकि पेरेंट्स की जानकारी और उन टीचर्स की जानकारी जो इसको ज़्यादा समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि बच्चे जो इस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं उनको कैसे डायग्नोस किया जाए और उनकी हेल्प किस तरीके से की जा सकती है। तो इसको जानने के लिए सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, वाकई ADHD है क्या? अमिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ADHD बहुत ही कॉमन है। लगभग 5 से 8% बच्चे हैं जिनको ADHD होता है। बड़ी बात तो ये है कि टीनेज में भी 60 to 85% को ये रहता है। और 60% को ये लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इसका मतलब लगभग 2 से 3% जो एडल्ट्स भी हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, काफ़ी चांसेस हैं कि उनके कोई जानने वाला या खुद उनको ADHD है और उन्होंने YouTube पे सर्च किया है कि ADHD के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो ये तो हुई बात, अब इसकी कितना ये है अवेयरनेस इसके बारे में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट पिछले 15-20 साल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। रिसर्च तो इसमें 1900s में ही स्टार्ट हो गई थी, तब इसको हाइपर एक्टिव सिंड्रोम बोलते थे। उसके बाद 1960s में इसको मिनिमल ब्रेन डैमेज बोलते थे। तो तब से ये क्लियर था कि समथिंग इज रिलेटेड टू द ब्रेन, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि बैड पेरेंटिंग या ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से ADHD हुआ है, विच इज़ नॉट ट्रू। दैट इज इट इज़ ए न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। बल्कि 1970s में तो अडल्ट ADHD का कॉन्सेप्ट भी आ गया था। मैंने अपनी MD एम्स में 2003-2006 में की थी। तो मेरा थीसिस जो था वो चाइल्ड साइकेट्री में था। फ्राइडे इवनिंग को शाम को 2 बजे हमारी OPD होती थी, जो CGC क्लिनिक बोलते हैं, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। क्योंकि मेरा थीसिस होता था तो ज़्यादातर जो मेरे कलीग्स थे वो सारे भग जाते थे, बंक मारते थे। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि साइकेट्री में भी हम लोग चाइल्ड साइकेट्री उतना सीरियसली पढ़ते नहीं थे जितना पढ़ना चाहिए। वो तो मेरा थीसिस था तो मैं इसलिए पढ़ता था, शायद मेरा थीसिस होता नहीं होता तो मैं भी नहीं पढ़ता। तब उसके बारे में मुझे ADHD के बारे में काफ़ी सारे बच्चे भी देखने को मिले और सीखने को भी मिला, बिकॉज एम्स एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अडल्ट ADHD के बारे में मैंने पहली बार सिर्फ अपने एग्जाम के टाइम में पढ़ा था, जब मैं खुद साइकेट्री कर रहा था।
उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और प्रेजेंटेशन देनी स्टार्ट की। सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था अवेयरनेस की कमी के बारे में, वो था मैंने पीडियाट्रिशियंस को एक कॉन्फ्रेंस में लेक्चर दिया। तो लगभग 30-40 पीडियाट्रिशियंस थे, उसमें से 4-5 लोग मुझसे बात करने आए। तो मुझे लगा कि नॉर्मली जैसे बोलते हैं ना, लेक्चर अच्छा लगा नहीं रहा, फीडबैक वगैरह, वो अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते थे। उनको लेक्चर सुन के पहली बार रियलाइज हुआ कि उनके बच्चों को शायद ADHD है। अच्छा, ये 2007 की बात होगी। अच्छा, अभी तो 2025 चल रहा है। तो मुझे लगा कि पीडियाट्रिशियंस को भी इसके बारे में अभी इतनी अवेयरनेस है नहीं। और स्कूल्स में भी मैं काफ़ी प्रेजेंटेशंस लिए मैंने। अब द्वारका जनकपुरी में मेरा अपना क्लिनिक है जैसे, तो द्वारका और उसके आसपास के स्कूल्स में, और लकीली तो मुझे DPS RK पुरम और रिसेंटली मॉडर्न बाराखंबा में भी मैंने लेक्चर लिया था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पहले टीचर्स की इसकी अवेयरनेस नहीं होती थी, बट अब बढ़ गई है। और उसका काफ़ी क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को भी जाता है, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर स्कूल में होने चाहिए, और जो काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं उसमें जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तक भी होते हैं, जो मैंने देखा। माउंट कार्मल में मैं एक बार द्वारका में गया था, तो वहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी थे। आई वाज सरप्राइज्ड कि इस लेवल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। और उसके बाद धीरे धीरे पीडियाट्रिशियंस को ADHD नहीं, ऑटिज्म के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगने लगा, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता था। इट्स इज़ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ। फिर लोगों को थेरेपीज़ के बारे में पता लगने लगा। अगेन मैं साइकियाट्रिस्ट पे आऊँगा, खासकर जो मेरी उम्र के साइकियाट्रिस्ट हैं। हमें तो शुरू में ये भी नहीं पता होता कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता क्या है, वो करता क्या है। आज की डेट में मेरी क्लिनिक पे टीम में वो एक अलग बात है, बट जब मैं PG स्टूडेंट था मुझे नहीं पता था कि अगर मुझे 2 नंबर का क्वेश्चन आया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आप लिखें, तो शायद मैं आधा नंबर भी मुश्किल से लेके आ पाता कि उसमें लिखना क्या है। बट धीरे धीरे जैसे ब्रांचेस आई, जब मेरी PG हुई थी तो उस समय चाइल्ड साइकियाट्री जैसी कोई ब्रांच इंडिया में होती नहीं थी। होती तो मैं ज़रूर करता। अच्छा। तो उसके बाद चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट अब हैं जिन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन की आफ्टर साइकियाट्री। कुछ लोगों ने डिप्लोमा किया है ब्रॉड से। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, थिंग्स आर मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बट बच्चे को भी सफ़र करना पड़ता है, माँ बाप को भी सफ़र करना पड़ता है, उस टीनेजर को भी सफ़र करना पड़ता है जिसको ADHD होता है, और उस अडल्ट को भी सफ़र करना पड़ता है जिसको ADHD है और उसको पता ही नहीं है कि कोई ADHD। अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को देखा जिनकी एज 43 थी, और वो 19 ईयर्स से मेडिसिन ले रहे थे डिप्रेशन और एंजाइटी की। और अक्सर ऐसा होता भी है कि जिनको ADHD होता है 70% लोगों को कोई ना कोई और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। बच्चों में वो लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम हो। एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, नशा लेने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। उसके अलावा उनकी ड्राइविंग थोड़ी रेकलेस हो सकती है, उनका इंटरेस्ट स्क्रीन में ज़्यादा हो सकता है, चाहे वो मोबाइल हो या गेमिंग हो। तो वो जो इंसान था उसको एंजाइटी और डिप्रेशन था, उसको लगता था कि मेरे को एंजाइटी और डिप्रेशन है। और जितने भी डॉक्टर्स ने देखा, चाहे वो नॉर्मल थे या साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने उनको डिप्रेशन और एंजाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट किया। कुछ हद तक उनको बेनिफिट भी हुआ, बट पूरी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, और वो लगभग 8 मेडिसिन पे थे। तो जब उनका असेसमेंट हुआ तो उनको अच्छा खासा ADHD था, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से वो बोल रहे थे, तो मुझे लगा शायद इनको ADHD हो सकता है। जब उनका क्लिनिकल असेसमेंट हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जो स्कोरिंग आती है रेटिंग स्केल्स में, वो काफ़ी हायर साइड पे थी। अच्छा, ओके। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि वो डायग्नोज हो गया है। एंड ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हुआ। रिजल्ट अभी वो आएंगे फॉलो अप पे, विल सी। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट एडल्ट ADHD केस जो मैंने देखा है। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कुछ अजीब अजीब सी मिथ्स होती हैं। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं उनको ADHD नहीं हो सकता। अगर किसी ने मान लीजिए MBBS में सिलेक्शन हो गया है, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो गया है, कोई IIT मुंबई में सिलेक्ट हो गया है, या कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको ADHD नहीं हो सकता, या कोई बहुत ही सक्सेसफुल है, विच इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि उनको लगता है कि एकेडमिकली अगर किसी ने एंट्रेंस क्रैक कर लिया है, ग्रेजुएशन का भी, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी, या MBA कर लिया है, तो उनको शायद ADHD नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि वो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट हो, बट फिर भी एक जो बहुत बड़ी शिकायत होती है लोगों की, वो ये होती है कि वो अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते जिसके वो केपेबल होते हैं। राइट। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं
उन्होंने, हो सकता है कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं ADHD के, उसमें से एक होता है हाइपर फोकस, बहुत ही ज्यादा फोकस होता है लोगों का। अच्छा। उसमें एक एग्जांपल हम माइकल फिलिप्स का भी ले सकते हैं, जो ओलंपियन है, जिनके ऊपर रिकॉर्ड है, जिन्होंने मैक्सिमम ओलंपिक मेडल्स जीते हैं स्विमिंग में और ओवरऑल भी, उनको भी ADHD है। अच्छा। उनको एक और बेनिफिट था, उनको मार्फन सिंड्रोम भी था, कि उनकी बॉडी का साइज काफी बड़ा था। तो एक तो बॉडी का साइज बड़ा, ऊपर से आप हाइपर एक्टिव हैं। ADHD को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 3 लाइन वर्ड्स में, तो एक तो ध्यान की कमी, दूसरा हाइपर एक्टिविटी। राइट। तो हाइपर एक्टिविटी में जैसे हाथ चलाते रहना, फिजिटिवनेस, फिर उसके बाद कुर्सी पे जैसे ऐसे हिलते रहना, तो बॉडी ऐसे बॉडी मूवमेंट्स, वो कुछ हाइपर एक्टिव एक्चुअली मतलब चंचलता जिसको बोलेंगे हम हिंदी में। चेयर से खड़े हो जाना जब एक्सपेक्टेड ना हो, जैसे घर में कोई आया हुआ है और आपसे उम्मीद है कि आप बैठे रहेंगे, बट आप नहीं बैठ पा रहे, या बर्थडे पार्टी में गए, अभी केक कट रहा है, बट बर्थडे बॉय से पहले आपके बच्चे ने फूक मार दी, व्हिच कैन बी क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर द फैमिली। और उसके बाद कई बार टीचर पढ़ा रही तो ध्यान कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी किसी को छेड़ रहे हैं, किसी को जाते हुए के सामने टांग रख दी। और अब ADHD का पार्ट भी हो सकता है, कंडक्ट, चलो जो वो बाद में बात करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों को आती है। तो अब माइकल फिलिप्स के मामले में उनको मार्फन सिंड्रोम भी था, उनको ADHD भी था। इससे उनको फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी स्विमिंग भी की, हाइपर फोकस था उनमें, लेकिन उनको कैनबिस एडिक्शन भी था, जिसको भांग चरस गांजा बोलते हैं, या माराजुआना या हैश बोलते हैं, क्योंकि नशे के चांसेस जो है, वो नशा काफी खींचता है अपने तरफ उन लोगों को जिनको ADHD होता है। और स्क्रीन जो है वो भी बहुत काफी खींचती है उनको। जितने भी गेमर्स होते हैं, काफ़ी लोगों को ADHD होता है, उनको देख लगता है, और रियलिटी भी है ये। और क्योंकि डोपामिन एक न्यूरोकेमिकल है जो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कम होता है, जो रिसर्च में ऑलरेडी वेल रिसर्च्ड है, मतलब ADHD इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च टॉपिक इन चाइल्ड साइकियाट्री। तो डोपामिन लेवल कम होता है। अब अभी रिसेंटली महीना भर पहले की बात है, मेरे पास पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बोला इसको ना मोबाइल एडिक्शन है। तो वो मोबाइल एडिक्शन की वजह से उसका ट्रीटमेंट कराने आए थे, कि इस लेवल का है कि खाने के टाइम भी इसको मोबाइल चाहिए, इसके दोस्त भी नहीं है, ये पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, सारा टाइम इसका ध्यान जो है मोबाइल पे रहता है। तो मोबाइल एडिक्शन जो है एक फीवर की तरह है, जिसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अच्छा। जब इस पर्टिकुलर केस में मैंने उनसे डिटेल में बात करी, पेरेंट्स से और बच्चे से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसके बचपन से ही फ्रेंड्स नहीं है, जब उसके बाद अभी मोबाइल नहीं भी था, और पढ़ाई में भी वो तब से उतना अच्छा नहीं था। बट होता क्या है कि 2nd 3rd तक कोई ध्यान देता नहीं है। जब बच्चा 7th 8th 9th में आता है और उसके हाथ में मोबाइल आता है, इंडिपेंडेंट आ जाता है आजकल, तो पेरेंट्स को ज़्यादा रियलाइज़ होता है। तो होता क्या है कि ADHD एक अपने आप में तो छोटी सी बीमारी है, जैसे आपने एक मटर पनीर बनाया बहुत बढ़िया, बट आपने उसमें नमक नहीं डाला तो किसी को भी मज़ा नहीं आएगा। तो ADHD अपने आप में तो एक छोटी प्रॉब्लम है, बट उसकी वजह से वो वैसी पढ़ाई नहीं कर पाता जैसा उसे कर पाना चाहिए, तो पढ़ाई में पीछे, फिर उसके फ्रेंड्स नहीं बन पाते क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं है। जैसे एक क्राइटेरिया होता है इम्पल्सिविटी, 2 लोग बात कर रहे हैं तो बीच में टांग अड़ा देना। अच्छा, ओके। लाइन में अपनी टर्न की वेट नहीं कर पाना, टीचर ने अभी सवाल पूरा पूछा ही नहीं, पहले ही आंसर कर देना, ब्लडिंग आंसर इवन बिफोर द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, जो क्राइटेरिया है DSM-5 में इसका। तो उसकी वजह से उनके अच्छे से फ्रेंड्स नहीं बन पाते। शुरू में तो ऐसा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे बात कर लेता है, तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग शाई होते हैं, सोशल फोबिया एक वन ऑफ द कॉमनेस्ट इलनेस है, लोगों को हिचकिचाहट रहती है लोगों से बात करने में। यहाँ पे बच्चा सबसे बात कर रहा है, बट वो गहरे और डीप रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा। वही चीज़ टाइम के साथ अनोइंग हो जाती है, तो पढ़ाई में उसका इम्पैक्ट आता है। अब हर कोई तो सुपर इंटेलिजेंट नहीं है, तो जितनी उसका पोटेंशियल है उससे वो कम परफॉर्म कर पाएगा, जो भी उसकी IQ है उससे उसकी क्षमता से कम परफॉर्म करेगा। फिर उसका कंसंट्रेशन लेवल कम होगा, साथ में उसको लर्निंग डिफिकल्टी या कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। साथ में होता क्या है कि जब भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो पेरेंट्स भी प्रेशर में आ जाते हैं कि हमारे बच्चे के उतने नंबर नहीं आ रहे, उसके दोस्त नहीं बन रहे, हर कोई उसको समझा रहा है, उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे हैं, That's so true. उसके टीचर्स उसको समझा रहे हैं, उसके दादा दादी उसको समझा रहे हैं, कोई रिश्तेदार घर में आ रहा है तो वो उसके बारे में पूछ रहा है और उसके ऊपर कमेंट करके जा रहा है। अगर वो किसी शादी या फंक्शन में जाता है और वो इधर उधर भाग रहा है तो मम्मी उसके पीछे भाग रही है, और बहुत बार ऐसा होता है सारा ब्लेम मदर्स पे आ जाता है, और 50% मदर्स को एंग्जाइटी या डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं।
बिकॉज उनको लगता है शायद उनकी गलती है, उनकी कोई गलती है। हाँ। तो इस पर्टिकुलर बच्चे में जब डिटेल बात हुई तो उसको लर्निंग डिफिकल्टी भी थी। अच्छा। क्योंकि वो मैथ्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, मतलब टू ए लेवल कि अब स्कूल सिस्टम है तो आजकल पास हो जाते हैं तो पास हो रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में पास है, तो एक सब्जेक्ट की वजह से आपको रोक नहीं रहे, उसके फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे। मोबाइल तो आपको कभी नहीं बोलेगा कि मुझे छोड़ दो। और इवन अगर आप चैट जीटीपी भी करेंगे या गूगल करेंगे तो उसमें आएगा कि रील्स के एडिक्शन से क्या होता है, आपका डोपामिन का स्पाइक होता है, डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। एडीएचडी में पहले से आपका लेवल कम होता है, जब वो स्पाइक होता है तो आपको एक एवरेज इंसान से ज़्यादा मज़ा आता है उस पर्टिकुलर स्पाइक से। अच्छा। तो मोबाइल से एडीएचडी तो नहीं हो रहा, बट अगर दो इंसान है, एक बच्चा है, या आजकल तो खैर बूढ़े भी काफ़ी मोबाइल देखते हैं, दो बच्चे हैं, एक को एडीएचडी नहीं है और एक को एडीएचडी है, तो जिसको एडीएचडी है उसके रील्स देखने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। इसलिए लोगों को रिवर्स साइकोलॉजी लगने लगती है कि रील्स देखने की वजह से एडीएचडी हो रहा है। हाँ, ऐसा मिथ कई जगह होता है कि जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन बच्चों के हाथों में बढ़ गए हैं, बच्चे ज़्यादा रील्स देख रहे हैं तो एडीएचडी भी बढ़ता जा रहा है। तो यू आर सेइंग इट्स वाइस वर्सा। इट्स वाइस वर्सा। इवन जो लोग गेमिंग में बहुत अच्छे होते हैं, एक्चुअली मैंने देखा है और बच्चे खुद बताते हैं, पेरेंट्स भी प्राउडली बताते हैं कई बार कि गेम बहुत अच्छी खेलता है। अच्छा। हाँ। वीडियो गेम्स। उसका रीज़न ये है कि उसके फ्रेंड्स बनने बंद हो गए, पढ़ाई में उसे सक्सेस नहीं मिल रही। यहाँ वो अगर गेम में बहुत अच्छा खेल रहा है तो उसको बोनस मिल रहे हैं, पॉइंट्स बन रहे हैं, और आजकल ऑनलाइन गेम्स हैं उनके उसमें उसके कुछ नए फ्रेंड्स बन रहे हैं। वो गेम्स में कुछ ऐसे लेवल्स भी अचीव कर पा रहे हैं जो बाकी लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो गेमिंग की बात होगी। और कई लोग तो ये सोचने लग जाते हैं कि गेमिंग को ही मैं अपना कैरियर बना लूंगा, और पेरेंट्स काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। रेयरली किसी का बन भी सकता है, बट फिल्म स्टार्स की तरह ही है कि बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल होंगे, ज़्यादातर लोग तो नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो दूसरा ये है कि फ़ोन उसको कभी कोई कुछ बुरा नहीं कहता। अब हर कोई या तो उसको समझा रहा है या बुरा कह रहा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे स्कूल में टीचर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, या कुछ भी हैं, हर कोई उसको समझा रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा, उसका कोई दर्द नहीं समझ रहा। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा, घर वालों को ये समझना पड़ेगा, इवन टीनेजर और एडल्ट की हम बाद में बात करेंगे, कि ये एक मानसिक बीमारी है जो न्यूरोकेमिकली प्रूवन फैक्ट है, वेल रिसर्च्ड है। इंटरेस्टिंग बात ये है, इसके लिए किसी एमआरआई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसकी असेसमेंट कर सकता है। इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो डिजीज़ है ICWHO ने दी है, और DSM-5 जो APA की है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, उनमें 9 क्राइटेरिया जिसमें से 6 होने चाहिए हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के, जो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इनअटेंशन के भी 9 क्राइटेरियाज हैं जिसमें से 6 प्रेजेंट होने चाहिए। अच्छा। फॉर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 6 months टू मेक ए डायग्नोसिस ऑफ ADHD। ADHD होता तो तब भी है जब बच्चा पैदा होता है, बचपन से ही प्रेजेंट होता है, रियलाइजेशन नहीं होती है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रोता ज़्यादा है, सोता कम है, एक्टिव ज़्यादा होता है, बोलना जल्दी शुरू कर देता है, कई बार तो चलना भी जल्दी शुरू कर देता है। अच्छा, बिकॉज वो हाइपर एक्टिव है, इधर से उधर भागता है, तो एवरीबडी इज इम्प्रेस्ड। और इंटरेस्टिंगली रिसर्च वाइज जो इसके क्राइटेरिया हैं वो ज़्यादातर स्कूल बेस्ड है। मैम, अगर मैं उस तरह से आपको समझाऊं कि अगर बच्चा स्कूल में है तो सबसे जल्दी पकड़ा जाएगा उसको ADHD है। अच्छा, क्योंकि उसको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में बैठना है। खासकर अगर हम बात करें 1st से 3rd स्टैंडर्ड के बीच में, प्ले स्कूल में है तो नहीं पता लगेगा, खेल रहा होगा। घर में उसके बाद पकड़ा जाएगा, क्योंकि घर में कई बार पेरेंट्स उम्मीद करेंगे कि इस सिचुएशन में इसको बैठना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स, जब वो नहीं बैठ रहा। राइट, इनिशियली तो पता ही नहीं चलता है, बच्चा खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते, वो शैतान है, ऐसे मुश्किल है ADHD का पता लगाना अगर बच्चे खेल रहे हैं। राइट, हाँ, ऑब्वियसली। अब वो इस लेवल तक चला गया कि उसको खिला ही नहीं रहे या वो दूसरे बच्चों से लड़ रहा है, तो उससे भी पता लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अवेयरनेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ है। एक्चुअली आपको जान के मैम इंटरेस्टिंग लगेगा, सबसे पहले ADHD डायग्नोज करती हैं टीचर्स, नॉट इवन पीडियाट्रिशियंस। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का तो नंबर ही नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे जाना चाहते नहीं है लोग। हाँ, वो तो शायद नेक्स्ट लेवल की बात है। होता क्या है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं उससे पहले अगर सिर्फ बच्चा चंचल है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसको कुछ स्पीच डिले है, उसको कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी, या किसी पीडियाट्रिशियन के वो क्लिनिक में गया और उसने हंगामा कर दिया, और वो पीडियाट्रिशियन, अब आजकल तो वेल अवेयर है, वो तो मैंने आपको पुरानी बात सुनाई, उन्होंने उनको सजेस्ट किया, तो उन्होंने सोचा उस बारे में, रिसर्च की, पढ़ा, कुछ वीडियोस देखे, इंटरनेट से नॉलेज इकट्ठी की, मैच हुई, नहीं मैच हुई। और क्योंकि ये जेनेटिक भी है, अगर किसी को ADHD है
तो 2 to 8 टाइम्स मोर चांसेस हैं, जैसे 3 to 5% तो होगा ही। तो अगर किसी के पापा या मम्मी को ADHD है, अच्छा, तो उनके भाई बहनों में और जिसको है उसके पापा मम्मी में होने के चांसेस भी होते हैं। अच्छा, ओके। तो उस वजह से एक बार मैं एक और इंटरेस्टिंग केस सुनाऊं तो नॉर्मली क्या होता है, मदर्स बड़ी इमोशनल हो जाती हैं जब किसी को उनको पता लगता है कि हमारे बच्चे को ADHD है। एक बार एक पापा रोने लग पड़े मेरे क्लिनिक पे। अच्छा। तो मैं समझ नहीं पाया मतलब कि क्या हुआ, नॉर्मली मेरे लिए भी कुछ नई बात थी। तो उन्होंने कहा ये सब तो मुझे भी था, और बचपन से मैंने बहुत मार खाई है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, अभी मैं ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करता हूँ, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। तो दोनों की दवाई शुरू हुई थी। अच्छा, दोनों की दवाई। ओके। तब मुझे वो पहली बार ढंग से एडल्ट ADHD की अवेयरनेस कितनी कम है इस बारे में पता लगा था। और जब मैंने उस टाइम सर्च किया था यूट्यूब पे तो एडल्ट ADHD के हिंदी में वीडियोस नहीं थे। तब फिर मैंने एडल्ट ADHD के हिंदी में वीडियोस बनाए। अच्छा। वो वीडियोस बनाने का मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, लोग क्योंकि ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं आजकल तो लोग वैसे भी। फिर उसके बाद सदगुरु जी ने एक बार ADHD का एक यूट्यूब वीडियो बनाया। उसके बाद तो उस कुछ महीनों के लिए मैंने पता नहीं कितने लोगों को देखा था। मतलब बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जैसे ही जानकारी मिलती है लोगों को समझ में आने लगता है। बात करता है जैसे लर्निंग डिफिकल्टीज की हम बात करें तो तारे जमीन पे, जैसे आजकल आमिर खान की सितारे जमीन पे आने वाली है, तो तारे जमीन पे जब पिक्चर आई तो उससे पहले मैंने 10 बच्चों को देखा था जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं अपने पूरे कैरियर में। उसके बाद मैंने 10 दिन में 10 बच्चों को देखा था। तो जब कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान बात करता है, जैसे इस केस में सदगुरु जी का वीडियो है वो, और अभी भी लोग सर्च करेंगे ADHD सदगुरु जी का वीडियो शायद मेरे से पहले आएगा क्योंकि ही इज अ वेरी पॉपुलर पर्सन। तो उसके बाद फिर उसके साथ में मेरा भी वीडियो आ जाता है क्योंकि ADHD में कम वीडियोस बने हुए हैं। तो एडल्ट ADHD, और कई बार तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने काफ़ी सारी रिसर्च कर ली होती है, वो कन्विंस्ड होता है कि मुझे ADHD है, वो डॉक्टर को दिखाता है, बोलते नहीं आपको नहीं हो सकता, आपकी इतनी अच्छी जॉब है, अच्छा, आप इतने इंटेलिजेंट हैं। तो अभी डॉक्टर्स को ही पूरी जानकारी नहीं है कि इंटेलिजेंस का ADHD से कोई ऐसा कोई जैसे कई एक मिथ ये है कि जो लोग ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं उनको ADHD है। दूसरी मिथ ये है कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको ADHD नहीं हो सकता। अगर इसको ADHD होता तो ये इतना सक्सेसफुल कैसे होता। तो उसमें हम चाहे माइकल फिलिप्स का एग्जांपल ले लें जिसमें हाइपर एक्टिविटी थी, चाहे हम पढ़ाई का एग्जांपल ले लें कि कोई प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल है और उसको भी ADHD है। तो मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा पेशेंट नहीं है, बट काफ़ी सारे एक्टर्स भी हैं जो काफ़ी हाइपर एक्टिव हैं, तो चांसेस है कि उनको भी ADHD हो। सर और क्या मिथ्स हैं ADHD को लेकर के? ADHD के सबसे बड़ी मिथ्स तो ये है कि ये मम्मी पापा ने, खासकर मम्मी ने इसकी अच्छी से पेरेंटिंग नहीं की, इसकी वजह से ADHD है। तो उसमें क्या है, बच्चे को पता नहीं है, मदर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। कई बार तो पेरेंट्स इतना प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर इमोशनली और फाइनेंशियली कि उसकी स्विमिंग क्लासेस भी लगा दी, क्योंकि ये तो कॉमन एडवाइस सबसे मिल जाता है कि आप ना इसको हाई एक्सरसाइज कराओ तो इसकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, राइट, और एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी तो ये कम हाइपर एक्टिव हुआ। कुछ हद तक इसका फ़ायदा होता भी है, मैं मना नहीं करूँगा, बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्टिंग केस याद है अपने PG टाइम का कि एक मदर आई थी मेरे पास, बोलती सर मैं ना इसको सुबह भी पार्क लेके जाती हूँ, शाम को भी पार्क लेके जाती हूँ, रात को फिर भी ये सोता नहीं है ढंग से और मेरी छाती पे बैठ के मूंग डालता है। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डायलॉग। और एक डायलॉग जो मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगता है जिससे ये प्रूव होता है कि ये जेनेटिक होता है, तो वो कुछ 13-14 साल का बच्चा था। ADHD में एक बड़ी ऑड सा सिम्टम होता है कई बच्चों में, तो इनको मोशन आती है, पॉटी आती है। तो 4-5 बच्चे मैंने ADHD के ऐसे डायग्नोस किया है। और मैंने एज ए PG स्टूडेंट एम्स में ये देखा था कि वो क्या पॉटी अपनी खेलते हुए थोड़ी सी अपनी शॉर्ट्स में ही कर दिया उसने। एंड नाउ ही इज 13, दैट डजंट लुक गुड। 2-3 साल का है, 4 साल का है, इट्स ओके, बट आफ्टर 5 years तो इट इज नॉट ओके। आफ्टर 3 years वैसे इट्स नॉट ओके मेडिकली स्पीकिंग, इसको एनकोपेरेसिस बोलते हैं। तो होता क्या है कि बच्चे खेलने में इन्वॉल्व हैं, वो सेंसेशन आई, भूल गए, और उसके बाद वो खेलते रहे और उसके बाद उसकी वो पॉटी निकल गई। तो उसका डायग्नोसिस ADHD बना। मैंने एज ए PG स्टूडेंट ही बनाया क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने थीसिस चाइल्ड साइकियाट्री में किया था, और प्रोफेसर सर ने कहा हाँ इसको ADHD है।
जब मैं हिस्ट्री ले रहा था तो नॉर्मली हमें पूछना होता कि बचपन से कब से एक्टिव है। मैंने ऐसा कुछ पूछना नहीं था उसकी, बट उसकी मदर ने कहा कि जब मेरे पेट में भी था ना तब भी ये ज़्यादा हिलता था। तो मतलब दैट वाज इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने कुछ नया सीखा जो मैंने बुक में भी नहीं पढ़ा था। उसके बाद मैंने कई मदर्स से पूछा जिनके 1-2 बच्चे थे, उनका तो एक ही बच्चा था, बट वो बोलती थी मेरी फ्रेंड्स भी हाथ लगाती थी क्योंकि ये ज़्यादा हिलता है तेरा बच्चा जो है ना। तो ये उसके बाद नाउ बीइंग एन एक्सपर्ट, नाउ आई एम 50, सीइंग दीज पीपल फॉर सो लॉन्ग, नाउ 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसी फील्ड में, तो काफ़ी सारी मदर से मैंने ये डायलॉग भी सुना है कि जब ये पेट में था तब भी ज़्यादा हिलता था। तो दैट मीन्स कि इट इज जेनेटिक, राइट, इट इज जेनेटिक, जीन्स में है ये। मदर की इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि मदर की, फादर की, जैसे ऑटिज्म में भी बहुत पेरेंट्स पे होता है कि बचपन में शायद हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, हमने इसको फोन ज्यादा दे दिया, तो वो स्क्रीन वाला मिथ आता है। आजकल की जनरेशन में अल्फा बीटा जो चल रहा है कि इसलिए इसको ADHD हो गया, अगर इसका फोन बंद कर दें। और एक्चुअली ऐसा होगा, नॉर्मल इंसान भी अगर रील्स बंद कर देगा तो उसकी क्रिएटिविटी बेटर हो जाएगी। मैंने तो खुद पे देखा है ये। एक बार रील्स जब ट्रेंड में आई तो मुझे लगा मुझे भी अपने चैनल पे रील्स बनानी चाहिए, तो मैंने रील्स देखना शुरू किया। तो जितना मैंने प्लान किया था 2 हफ्ते, पर 1.5 महीने के बाद में अपने आप को रियलाइजेशन कर पाया रील से, और उसके बाद मैंने पूरा फ़ोन छोड़ दिया। तो मेरे को तो ADHD नहीं है, बट मैंने भी रियलाइज़ किया कि मेरी 25% क्रिएटिविटी बढ़ गई है। और जब रिसर्च करते हैं तो पता लगता है कि नॉर्मल लोग भी अगर रील्स या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा उनका, खासकर रील्स में क्या होता है कि एवरी 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, और मैंने खुद में भी ये देखा था कई बार आप रील भी पूरी नहीं देखते हो। वो मैंने खुद किया ऐसा, दूसरों को क्या बोलूं कि आप रील भी पूरी नहीं देखते कि हो गया ये तो पता है आगे। तो उसमें नोवेल्टी फैक्टर इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से लोग घंटों बिता देते हैं और उनको ज़ॉम्बी जैसा फील होता है जब वो बाहर निकलते हैं। तो पेरेंट्स को ये लगता है कि स्क्रीन, फिर हमने इसका फ़ोन ले लिया, इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। मैंने अपना फ़ोन छोड़ दिया था, मुझ में भी इम्प्रूवमेंट आ गई थी। अगर आप भी रील्स देखना छोड़ देंगे, आप में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ADHD के बच्चे में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। बट ADHD गायब हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से ADHD नहीं है, उसको ADHD है इसलिए उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। और क्योंकि उसके फ्रेंड्स नहीं है इसलिए उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। क्योंकि उसको सब जगह से बेइज्जती मिल रही है और सिर्फ वहीं से खुशी मिल रही है इसलिए उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। और मैंने इस लेवल के भी बच्चे देखे हैं कि बच्चे ने स्कूल से जाने से मना कर दिया, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा ADHD होता है वो पढ़ नहीं पाते, स्कूल वाले मना कर देते हैं, पेरेंट्स पीटते हैं, बगावत ही कर देते हैं वो जब वो टीनेज में आते हैं। अच्छा। बिकॉज 60 to 85% को, और विद एज ADHD में इम्प्रूवमेंट आती है। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा सच में होता है। अच्छा। बट सब में नहीं होता। 60 to 85% में होगा कि वो 60 to 85% में तो टीनेज में भी रहेगा। तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट आई 15 से 40% तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है अपने आप टीनेज में, 12 to 20 ईयर्स के बीच में। 20 ईयर्स अगर एक बार क्रॉस हो जाते हैं तो रिसर्च के हिसाब से 60% में ADHD लाइफ लॉन्ग रहता है। ओके। और इंटरेस्टिंगली 3 सिम्टम्स की बात हुई थी, हाइपर एक्टिविटी चंचलता, इम्पल्सिविटी शांति पेशेंस नहीं है, और एडल्ट ADHD की बात हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी एंड इनअटेंशन। तो ये 3 सिम्टम्स की बात हुई। विद एज हाइपर एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, और कंपैरेटिवली हाइपर एक्टिविटी लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा होती है। तो ADHD लड़कों में होता भी ज़्यादा है और डायग्नोज भी ज़्यादा होता है। अगर लड़की इनअटेंटिव है तो वो बुद्धि उसकी कम है, वो पढ़ाई नहीं कर रही, कंसंट्रेट नहीं करती, तो उस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होते हैं। एडल्ट्स में जब ये चीज़ें गायब हो जाती हैं तो किसी को लगता ही नहीं इसको प्रॉब्लम है, बट उसके माइंड में रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं। अगर मीटिंग चल रही है ऑफिस में तो उस मीटिंग पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा, उसका दिमाग कहीं और ही है। वो चाह रहा है कि वो कंसंट्रेट करे, ये क्या है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए कोई ADHD वाला है, वो ये वीडियो देखना चाह रहा है, अगर उसे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, नहीं देख रहा, तो उसने स्क्रॉल कर दिया, इट्स ओके। बट वो चाह रहा है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं पूरी पिक्चर नहीं देख पाता, मैं OTT पे सीरीज नहीं देख पाता, कई बार ऐसी शिकायत भी करते हैं। इस हद तक का उनका इनअटेंशन रहता है, वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है तो बहुत इरिटेशन होती है। पहले टीवी होता था, अब क्राइटेरिया YouTube में तो 3% लोगों ने प्रीमियम कनेक्शन लिया होता है, बाकियों को तो एड्स देखने ही पड़ते हैं। तो प्राइम वीडियोस में भी आजकल शायद एड्स आने लगे हैं, जो मेरे को कोई बता रहा था। तो उसमें क्या है कि उसमें भी इरिटेट हो जाते हैं लोग, उतना कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते। अगर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। फिर वो अपने मोबाइल बिल्स,
क्रेडिट कार्ड के बिल्स, पानी बिजली पानी के बिल्स, चीजों को मिसप्लेस करना। बचपन में होंगे तो रबड़ पेंसिल गुम हो जाएगी, बड़े होंगे तो गाड़ी की चाबी गुम हो जाएगी। अच्छा, चीजें घुमा देना, क्योंकि आपका ध्यान नहीं रहा। जैसे आम इंसान के साथ क्या होता है कि अगर 3 एक्टिविटीज मुझे एक साथ करनी है तो मैं एक पे गलती कर दूंगा, चाहे मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ। सपोज मैं बहुत अच्छा ड्राइव करता हूँ, ऐसा मुझे खुशफहमी है, तो अगर मैं ड्राइव करते हुए फोन भी यूज कर रहा हूँ और सामने मुझे टर्न भी लेना है और रोड पे गायें भी आ गई तो ठुकने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। हो सकता है हाईवे पे आप बच भी जाएं अगर आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। कई बार तो गाना चेंज करते ही लोगों को दिक्कत आ जाती है। बट यहाँ पे क्या है कि जो माइंड के डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन कम होने की वजह से आपका कंसंट्रेशन कम है, आपकी इनअटेंशन है, आप काफी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आप उतना फोकस ही नहीं कर पाते चाह कर भी। मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि उसकी गलती नहीं है, सिमिलरली उसकी माँ की गलती भी नहीं है, बट ब्लेम मम्मी पे आता है। वो दिल पे ले लेती है, वो उसको स्विमिंग क्लासेस भी कराती है, ट्यूशन भी पढ़ाती है, खुद भी पढ़ाती है, बच्चे को खेलने नहीं देती, बच्चा हाइपर एक्टिव रहना चाहता है। इतनी मेहनत और इतना पैसा खर्च करने के बाद रिजल्ट नहीं आता। फिर जैसे ही फर्स्ट क्लास आती है, सेकंड क्लास आती है, जो मैंने देखा अपने क्लिनिक में भी, पैराग्राफ्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप 1 वर्ड सेंटेंस से पास नहीं हो सकते। वैसे तो सरकार पास कर देती है, बट टीचर से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। और टीचर की एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा था ना टीचर्स डायग्नोज करती हैं। बच्चे अभी स्कूल गए पहली बार और पहली पीटीएम हुई और टीचर ने बोला आपका बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, करंट सिनेरियो में आप एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को दिखा लीजिए। ये सुनते ही घर वाले एकदम क्या बोलते हैं किसी और ही जोन में चले जाते हैं। बहुत बार वो स्कूल चेंज करा लेते हैं। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे जिन्होंने एक स्कूल चेंज कराया, फिर दूसरा कराया, फिर तीसरा कराया, फिर वो दिखाने आए। और कई बार तो स्कूल ड्रेस में ही दिखाने आए बच्चे को, क्योंकि पीटीएम में इंसल्ट हुई। उसके बाद उनको लगा कि अब 2-3 स्कूल तो चेंज। और होता है अक्सर ऐसा ही है कि पहले आपने बढ़िया स्कूल में डाला, फिर थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे किया, फिर तीसरी बार और पैसा देना पड़ रहा है तो आपने थोड़ा और पैसा बचाया, सोचा, फिर भी वही हो रही है चीज। तो बच्चा तो बदला नहीं है, बच्चे का ब्रेन भी नहीं बदला, उसको उसके न्यूरोकेमिकल भी नहीं बदले, तो उसको वो प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह से फिर वो दिखाते हैं। फिर अगर तो सिर्फ उसको ADHD है तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है 1 मंथ। ADHD में बेसिकली मेडिकेशन ज़्यादा काम करती है। हाँ, मैं बुक के हिसाब से भी मेडिकेशन ज़्यादा काम करती है। मैं बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट, लोगों को लगेगा कि मैं बायस्ड हूँ बुक के हिसाब, बट बुक भी ये कहती है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन है। उसके अलावा बच्चा छोटा है तो 6 साल से छोटा है, आप कोई मेडिसिन नहीं देना चाहते तो यू कैन गो फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि सोशल स्किल पुअर होंगे, क्योंकि बच्चा सोशलाइज नहीं कर पा रहा, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा, वो वैसा बिहेव नहीं कर पा रहा जैसा फैमिली सिचुएशन में एक्सपेक्टेड है। तो बहुत बार फैमिलीज वेट करती हैं। मतलब मैं जगह तो नहीं बताऊंगा, बट थोड़े दिन पहले मेरे पास एक दूर से पेशेंट आए थे जिनके बच्चे को ADHD था। उनकी ऑलरेडी असेसमेंट हुई थी, उनकी थेरेपीज भी चल रही थी, बट फिर भी वो मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। फिर उन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें मेरी एक लाइन थी, उन्होंने बताई, पता नहीं मैंने कौन से वीडियो में बोली है, कि जब बच्चा फर्स्ट सेकंड में हो जाता है ना, जो मैं उनकी बात से मुझे ध्यान आता कि फिर पेरेंट्स, जब बच्चा पढ़ाई में परफॉर्म नहीं कर पाता और सोशली एम्बैरेसिंग हो जाता है, तो उनको लगता है कि वो मेडिसिन के लिए जरूरत है। तो मैं अगर माइल्ड ADHD है और वो थेरेपी से इम्प्रूव हो जाता है, विद एज इम्प्रूव हो जाता है, बहुत एकेडमिक और सोशल प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन की। अच्छा, ओके। क्योंकि कभी भी किसी की भी लाइफ में अगर स्ट्रेस आता है तो नॉर्मली साइकोलॉजिकली हम 3 तरह से रिएक्ट करते हैं। या तो हमें एंजाइटी ज़्यादा होती है, या हमें डिप्रेशन या हो जाता है। और वैसे भी इंटरेस्टिंगली जिनको ADHD होता है उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, डिप्रेशन के। या फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कई बार पेरेंट्स बदतमीज समझ लेते हैं। जैसे मैं एक और बच्चे की बात करूँ तो उसने क्या किया, बच्चा निकला, उसके हिप्स पे मुक्का मार दिया। अच्छा, ओके। अब ये तो शुक्र है कि लड़के ने लड़के के हिप्स पे मुक्का मारा था, तो कलेश उतना नहीं हुआ, बट बात प्रिंसिपल तक चली गई, तो उसको वार्निंग मिली। बट अगले साल उसने फिर कर दिया ऐसा, तो इस बार तो सिवियर वार्निंग मिली और उनको असेसमेंट के लिए बोला गया। उन्होंने असेसमेंट भी कराया बट ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। तो उन्होंने कागजी कार्रवाई तो पूरी कर ली ताकि स्कूल में बच्चे को जाने दें। अब चांसेस तो यही है कि दोबारा कोई और प्रॉब्लम आएगी। मैंने उनको समझाया भी कि शुक्र है कि लड़के के साथ ऐसा हुआ, अगर ऐसा लड़की के साथ कर देता, वैसे तो लड़के के साथ भी बहुत सीरियस है, बट अगर वो लड़की के साथ कर देता तो
दिक्कत हो सकती है। मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को ADHD है तो ये सिर्फ यहाँ नहीं और भी जगहों पर उसको इम्पैक्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस पे, उसके सेल्फ एस्टीम पे फिर आ जाता है। एज वी नो, पहले तो शायद मदर्स अपने ऊपर लेती हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा खुद के ऊपर भी लेना शुरू कर देता है, आई एम नॉट गुड इनफ, जब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। और वो कहीं ना कहीं फिर आपने जैसे बोला डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कोमॉर्बिड इशू अपने आप आने शुरू हो जाते हैं बच्चे के अंदर। तो अगर डायग्नोस हो गया है तो देन व्हाई नॉट टू गो फॉर ए ट्रीटमेंट। मैम ये ना आपने अमिता मैम आपने ना ये बहुत अच्छी बात की कि बच्चे को मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मल्टीपल प्रॉब्लम्स में क्या है, ADHD को डायग्नोस करने के लिए भी 3 में से एटलीस्ट 2 सेटिंग्स होनी चाहिए जिसमें प्रॉब्लम आएगी, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल। राइट। और जैसे हमने बात की स्कूल और घर में वैसे यूजली जल्दी पता लग जाता है कंपेयर टू फ्रेंड्स। राइट। बट अगर ज़्यादा सिवियर ADHD है तो फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते, तो वो भी काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर होता है कि जैसे उसने किसी का लंच खा लिया, किसी को तंग कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दी क्लास, पूरी क्लास में कुछ ऐसा कर दिया कि सब लोग हंसने लगे तो टीचर से कंप्लेंट हो गई। तो सब जगह इम्पैक्ट आ रहा होता है। राइट। यूजली इंडिया में पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है, मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, सोशल भी और इमोशनल भी और प्रैक्टिकली भी। जब पढ़ाई पे इम्पैक्ट आना शुरू होता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। so और जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि मदर ट्यूशन भी लगा रही हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लगती है। उसके बाद बच्चे में हीन भावना आना शुरू होती है कि मेरी ही कोई गलती है, मुझ में कोई कमी है। और कई बार इससे उल्टा भी होता है कि वो डिनायल में है, सब गलत है, पूरी दुनिया गलत है, मैं सही हूँ। तो बच्चा बहुत बदतमीज हो जाता है। राइट। वो ना टीचर की सुनता है, उनको उल्टा जवाब देता है, ना घर वालों की सुनता है। तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक्चुअली लोग बोलते हैं कि बड़े बूढ़े लोग नहीं समझते। मैंने तो कई बार क्लिनिक में ऐसा देखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स ने रिसर्च की और वो दिखाने और मम्मी पापा को मैंने कभी देखा ही नहीं, और 6 साल हो गए, वो बच्चा ट्रीटेड भी है और बढ़िया भी है। अच्छा, कि माँ बाप को एक्सेप्टेंस नहीं है बट उसके ग्रैंड पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस है। सभी तरह के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो मैंने लोगों को देखा है कि उनको प्रमोशन नहीं मिल रही, उनकी जॉब जा रही है, उनकी अपनी वाइफ या पार्टनर से नहीं बन पा रही। जो लोग सुपर इंटेलिजेंट हैं उनको छोड़ देते हैं, जो नॉर्मल या एवरेज इंटेलिजेंस हैं वो काम भी नहीं कर पा रहे जो वो चाहते हैं, और उसको लेके वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा जो वो चाहते हैं। तो इसलिए 3 सेटिंग्स में प्रॉब्लम आएगी। तो बड़े होंगे तो उसमें फैमिली हो जाएगी, फ्रेंड्स हो जाएंगे, ऑक्यूपेशन हो जाएगा जो आप काम करते हैं। ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है, हाउसवाइफ है तो घर डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, राइट। ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, आपका टेबल डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। बच्चा है तो उसका बैग यहाँ पे होगा, उसके जूते वहाँ पे होंगे। आप बोलेंगे सभी के साथ होता है, किड्स आर किड्स, जेनजी है या अल्फा है या बीटा है, बट उनमें कुछ ज़्यादा ही होगा, उनमें ज़्यादा होगा। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि बच्चा जब छोटा हो तब उसमें ADHD नहीं हो पर अडल्ट होने के बाद भी डेवलप होने के चांसेस हैं क्या? मैम ऐसा यूजली नहीं होता है, रेयर केसेस में बोल सकते हैं। मैंने तो आज तक ऐसा कोई केस देखा नहीं है। अच्छा, ओके। इसका उल्टा ज़रूर देखा मैंने। इन द सेंस होता क्या है, DSM-5 करंट क्लासिफिकेशन है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की, जो 2013 में आई थी। अच्छा। उससे पहले DSM-4 थी, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। उसमें पहले क्राइटेरिया हुआ करता था 7 ईयर्स का ADHD का। अच्छा। कि आपके सिम्टम्स 7 साल से पहले होने चाहिए, अदरवाइज आपको ADHD डायग्नोज नहीं कर सकते। जब एडल्ट ADHD का कॉन्सेप्ट ज़्यादा वाइड हो गया, अब 2013 में आई थी, अभी पुरानी बात है, तो उसमें वो एज को लिमिट को बढ़ा के 12 साल कर दिया। क्यों? लगभग 10 साल की उम्र में बच्चे 5th स्टैंडर्ड में होते हैं और 12 साल की उम्र में 7th स्टैंडर्ड में होगा या मैक्स 8th स्टैंडर्ड में होगा। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है या उनको समझ नहीं है, या वो डिनायल में, या वो ADHD को बीमारी नहीं मानते, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो जब अडल्ट्स आते हैं उनको जब पूछते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है, स्कूल में कभी होती थी, तो उनको भी ध्यान नहीं होता। फिर वो बोलते हैं हाँ टीचर जब पढ़ाती थी ना तो मैं यूँ बाहर दिखता था, मैं बोलता ज़्यादा था, मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, या मेरे उतने नंबर नहीं आते थे, या मेरे स्कूल की उतनी अच्छी मेमोरीज नहीं थी। तो कई बार वो खुद से भी कोरिलेट नहीं कर पा रहे होते कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। उनको लगता है नहीं ये 4 साल से ही है, कोविड के बाद से ही हुआ है, जब से मेरी जॉब लगी है तभी से प्रॉब्लम आई है। अच्छा। और कई बार जब मैं उनको क्लिनिकल असेसमेंट के लिए भेजता हूँ और डिटेल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें उनको
कई सारी पुरानी ऐसी मेमोरीज याद आती हैं जिनको पहले याद ही नहीं थी। तो बाकायदा इसीलिए DSM 4 और 5 के बीच में क्राइटेरिया को रिलैक्स किया गया फ्रॉम 7 to 12 ईयर्स। और आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे अडल्ट को कि आप अपने पापा मम्मी को लेके आओ, बात करो। कोई 20-25 साल का प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, कई बार लोग 35-40 साल में भी आते हैं। तो बहुत बार मैंने देखा है कि दे हैव सो मच नेगेटिविटी एसोसिएटेड विद देयर पेरेंटिंग, क्योंकि हर कोई तो वो चाहते ही नहीं है कि वो उनको बुलाएं। तो बुक में तो लिखा है कि बुलाना चाहिए, रिपोर्ट में भी लिख दिया हमने, ब्रिंग फैमिली मेंबर्स। पेशेंट नहीं बुलाना चाहता, नहीं बात करना चाहता उन बारे में। उसके कई रीजंस होते हैं कि उसके पेरेंट्स उसका मजाक उड़ाएंगे कि अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, में आकर के तुम्हें इन सारी चीजों अब ये तुम्हारे से नौकरी नहीं हो रही, तुम बहाने ढूंढ रहे हो, तुम्हारे से एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस होते हैं। यूजुअली ये सिम्टम मैंने आपको जैसे कहा था ना कि पेट में बच्चा ज्यादा हिलता था, फिर वो रोता ज्यादा था, फिर वो क्या कहते हैं बातें ज्यादा करेगा, फिर वो सबसे बातें करेगा, वो खेलेगा जल्दी, चलेगा, दौड़ेगा जल्दी, भागेगा, घर वालों को बड़ी खुशी होगी, बट वो जब वो ज्यादा ही भागेगा। कई बार ऐसा होता है कि क्लिनिक में बच्चा आया मेरे, वो भाग ही रहा है, इधर से उधर चढ़ गया, इधर चढ़ गया, मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स की तरफ की रोक दें, वो भी थक चुके हैं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि देख लो क्या क्या होता है। तो ADHD is not something which is not present, it is a genetic disorder for sure। और जैसा हमने पहले बात की थी कि 1900 में इसकी रिसर्च शुरू हो चुकी थी, तो 124-25 साल हो गए हैं। अडल्ट ADHD 1970s में पिक्चर में आया था, मैं तो खैर 2003 में साइकियाट्री गया था, तो तब भी पीडियाट्रिक, अब तो पीडियाट्रिशियन भी अवेयर हैं, टीचर्स भी अवेयर हैं, बल्कि जो मेरी उम्र या मेरी उम्र से पहले वाले डॉक्टर हैं वो शायद कम अवेयर हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांच जो पढ़ते नहीं हैं लोग ना बाद में, यूट्यूब वीडियो बनाने का ये फायदा होता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती। तो और लकीली मैं 12 साल मैंने टीचिंग भी की है MBBS स्टूडेंट्स की, यूज्ड टू टेक 20-30 बैचेस, तो मुझे पढ़ना ही पड़ता था। तो बहुत बार, और अडल्ट ADHD मैंने खुद पहली बार अपने क्लिनिक पे देखा था, मैंने उसको अपने PG टाइम में नहीं देखा। अच्छा। उसके बाद मैं अब तो बहुत सारे देख चुका हूँ, बट पहले मैंने भी कभी नहीं देखा था, पढ़ा था। आज भी मैं यहाँ आने से पहले अपनी बुक पढ़ के आया हूँ दोबारा से, तो उसमें 1.5 पेज दिया हुआ है सिर्फ, ADHD पे 10 पेज है टोटल। इस बुक को पढ़ के हम लोग साइकियाट्रिस्ट बनते हैं, साइनॉप्सिस ऑफ साइकियाट्री, कैप्लन एंड सडॉक उसके है। तो उसमें 10 पेज का ADHD का सेक्शन है, उसमें से आखिरी 1.5 पेज पे अडल्ट ADHD है, और उसमें अभी भी वही लिखा हुआ है, 4-5 लाइनें जो लिखी हैं। अगर उसको कोई रफली तौर पे पढ़ेगा एज ए साइकियाट्रिस्ट तो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है मैम, जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है वो अडल्ट ADHD तो बच्चों को देखेगा, जो अडल्ट वाला मेनली स्किज़ोफ्रेनिया डिप्रेशन को देखता है वो ADHD देखेगा नहीं। अगर वो मिस आउट हो गया तो वो फिर मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अडल्ट ADHD बहुत ही प्रेवलेंट है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से डील भी कर रहे हैं सर। और जैसा मैंने बोला कि लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज लोगों में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पर एक्सेप्टेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कई बार लोगों को। हम सबसे पहले तो अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग जॉब में परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके रिश्ते खराब होने लगते हैं, क्योंकि ये लोग बदतमीज नहीं है। एक मिथ ये भी है कि ये लेजी है, ये हर काम आखिरी टाइम पे करता है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं है। अगर ये सुबह टाइम पे उठेगा, रोज वॉक करेगा, काजू बादाम खाएगा, नोम करेगा, मोबाइल नहीं देखेगा तो ये ठीक हो जाएगा। राइट। इससे सब लोगों को ही फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा अगर मैं करूँगा तो, बट इससे ADHD गायब नहीं होगा। तो वो सर्च करना शुरू करते हैं, वो सर्च स्टार्ट करते हैं यूजुअली इनअटेंशन से, क्योंकि मैं पेशेंट से पूछता हूँ आपने कैसे, व्हाट वाज योर जर्नी, कि आप कैसे पहुँचे, आपको कैसे लगा कि आपको ADHD। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट, एक बार ऐसा हुआ था, बैंगलोर से फ़ोन किया था उन्होंने मुझे ऑनलाइन कॉल पे, तो उन्होंने मुझे ADHD के बारे में कुछ नहीं बताया कि उनको ADHD है। उन्होंने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है, ये है। मैंने कहा ठीक है, 15-20 मिनट बात की, तो मैंने कहा आपको तो ADHD लग रहा है तो यू शुड गो फॉर क्लिनिकल असेसमेंट। देन ही काउंटर क्वेश्चन मी कि क्यों लग रहा है आपको। फिर उन्होंने मुझे बोला इसके लिए MRI CT स्कैन की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, इसके लिए कोई CT स्कैन या MRI की ज़रूरत नहीं होती, इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं जो आप डायग्नोस कर सकते हैं।
डिटेल में। और अडल्ट एडीएचडी हो तो वी ऑलवेज प्रेफर कि क्लिनिकल असेसमेंट, और बच्चा हो तब भी करनी पड़ती है कि कोई और दूसरी एसोसिएटेड चीज़ें ना हो आइडली स्पीकिंग। अगर किसी को कोई फाइनेंशियल दिक्कत है वो तो डायरेक्टली भी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लीगली इसमें या मेडिकली इसमें कोई हैसल है। तो बट अडल्ट में तो आई विल प्रेफर कि असेसमेंट हो। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि क्लिनिकली मैंने ये टेस्ट कर रखे हैं और पिछले साइकियाट्रिस्ट ने मुझे मना किया था, और मैंने ये सोचा था कि अगर आप मुझे नहीं समझ पाए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, फिर मैं किसी और डॉक्टर को देखूंगा। लोग पीपल गो टू डॉक्टर्स आउट ऑफ इंडिया ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, बिकॉज उनको लगता है इंडिया में शायद कोई समझ ही नहीं पा रहा है एडीएचडी को, क्योंकि काफी कम साइकियाट्रिस्ट हैं जो जैसा आपने बोला कि अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं वो समय के साथ। मैं ये तो नहीं बोलूँगा दैट विल बी वेरी हार्ड, मैं कुछ इस तरह से बोलूँगा कि जब हम साइकियाट्रिस्ट बनते हैं तो चाइल्ड साइकियाट्री के बहुत ज़्यादा नंबर होते नहीं है। राइट, हाँ। अब तो चाइल्ड साइकियाट्री डिपार्टमेंट, हाँ, जैसे आप 7 दिन साइकियाट्री की प्रैक्टिस कर रहे हो, चलो 6 दिन जा रहे हैं हम कॉलेज, पीजी में तो वैसे 7 दिन ही जाते हैं, उसमें से 2 घंटे के लिए आप जा रहे हैं फ्राइडे को, उस दिन आप मिस करके पिक्चर देख सकते हैं, टीचर लीनियंट है तो आप नहीं जा रहे, तो आपने नहीं पढ़ा। उसके बाद जब फाइनल आपने एग्जाम दिया तो उसमें नंबर बहुत कम आ रहे हैं, 2-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या ही ध्यान देंगे। तो अब मेरा तो थीसिस चाइल्ड साइकियाट्री में था, और खुद मुझे लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं, इंग्लिश हिंदी मेरी प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं अभी भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो फ़ैन हूँ चैट जीटीपी का, मतलब मैंने तो उसका डे 1 से प्रीमियम वर्जन लिया था कि ईमेल लिखनी है, कुछ और लिखनी है तो मुझे अपनी वाइफ की हेल्प लेनी पड़ती थी। तो मुझे चाइल्ड साइकियाट्री में शुरू से इंटरेस्ट था। और दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट बन गए और उनके पास पेरेंट्स अवेयर हो गए, वो चले गए, पीडियाट्रिशियन जो अवेयर हो गए चले गए, उन्होंने बता दिया, टीचर्स ने बताया, आपने सुन लिया। अब आप अडल्ट साइकियाट्रिस्ट हैं, मैं 50 का हूँ, जैसे 50 के हैं, 60 के हैं, 40 के हैं, उस टाइम एडीएचडी के बारे में इतना पढ़ते नहीं थे, सुनते नहीं थे, इतनी रील्स नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। सर एक चीज और थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट बेटर डायरेक्शन, इट विल टेक सम मोर टाइम। बट ब्लड प्रेशर के लिए भी यही है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए तो बहुत अवेयरनेस है। अभी जीरो धाक के जो कामत कौन बड़े वाले भाई हैं, उनके शायद उन्होंने कहा है कि इंडिया इज बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। फिर भी डायबिटीज के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये सभी बीमारियों के लिए है, मेंटल इलनेसेस के लिए थोड़ा ज़्यादा है, बट पहले से काफ़ी बेटर, पहले से तो काफ़ी बेटर, दैट्स सो ट्रू। सर एक चीज़ और थोड़ा समझना चाह रही थी कि क्या लड़कों में और लड़कियों में ADHD के सिम्टम्स में कुछ डिफरेंस होता है? हाँ ऑफ कोर्स मैम, हाँ, लड़के में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होंगे तो एक्टिव ज़्यादा होगा। अच्छा। जैसे अगर हम मोबाइल की बात कर रहे थे कि दो बच्चे हैं, कोई ADHD है कोई नहीं, तो दोनों ही रील्स देख रहे हैं, बट जो ADHD वाला है वो ज़्यादा एडिक्टेड होगा, चाहे वो गेमिंग से हो चाहे वो फ़ोन से हो। उसी तरह लड़का लड़की के मुकाबले ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। मुझे आज भी अपनी बेटी की बात याद आती है। आई थिंक जब वो 10 साल के आसपास की थी तो उसने मुझे कहा था कि पापा एक बात समझाओ। मैंने कहा बोलो बेटा। कहते पापा हम तो 5-6 फ्रेंड्स लंच टाइम में मिल के बैठ के खाना खाती हैं, लड़के भागते रहते हैं। वो नॉर्मल सभी बच्चों की बात भी है। हाँ। तो जो लड़के भागते रहते हैं उनको ADHD है और उनको हाइपर एक्टिविटी है तो वो और ज़्यादा भागेंगे। लड़की में अगर हाइपर एक्टिविटी है भी तो उस लेवल की नहीं होगी कंपैरेटिवली। ओके, दैट इज वन डिफरेंस। उसमें यूजुअली इनअटेंशन के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। मैंने हाइपर एक्टिविटी खूब देखी है फीमेल्स में, बट कंपैरेटिवली रिलेटिवली बॉयज़ में ज़्यादा होगी कंपेयर टू फीमेल्स। अच्छा। तो इनअटेंशन ज़्यादा होगा। अच्छा। ध्यान की कमी होगी, फोकस में दिक्कत आएगी। आप उनको बुलाएंगे कई बार उनका ध्यान कहीं और ही है। अगर आप उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो 10-15 मिनट ही उन्हें फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब लड़के में भी होगा, बट लड़की में सिम्टम्स ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बच जाएं और बाद में जाके डायग्नोज हों। अच्छा, ओके। अभी एक और इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूँ। मैंने डॉक्टर ने उसको कहा आपको ना फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए थी, और वो नेशनल लेवल की स्पोर्ट्समैन थी, उसको ADHD था। अच्छा। तो अब उसमें क्या होता है कि वो ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है, तो वो स्पोर्ट्स में चली गई, पढ़ाई में उसका नंबर मिल गया, ये हो गया वो हो गया। अब कैरियर सेटल करना है तो अटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो बाद में डायग्नोज हो रहा है कि उसको ADHD है। तो इसलिए लड़कों में लड़कियों से ज़्यादा ADHD कॉमन है, और लड़कों में हाइपर एक्टिविटी लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा है। तो इसलिए लड़कियों में नंबर कम है, और इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी दोनों हो सकते हैं। और ADHD के वैसे भी 3 टाइप्स होते हैं, ओनली विद हाइपर एक्टिविटी चंचलता और इम्पेशंस,
दूसरा होता है इनअटेंशन, ध्यान की कमी। अच्छा। जो यूजुअली अडल्ट्स में एडीडी ज़्यादा होता है कि ध्यान की कमी ज़्यादा होती है, हाइपर एक्टिविटी टाइम के साथ बेटर भी हो जाती है, जैसा हमने बात भी की थी। राइट। पर इनअटेंशन इज लास्ट टू इम्प्रूव और मे नॉट इम्प्रूव, तो वो अंडर डायग्नोज्ड और अनअवेयर रह जाते हैं। अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि मदर जब बच्चे के बारे में सर्च कर रही होती है, और ऐसी मैंने कई मदर्स देखी है, जब वो बच्चे के बारे में सर्च कर रही है, क्योंकि मेल्स की मैंने देखा ईगो ज़्यादा होती है उनको, जब जॉब और उस पर बनाती है, ब्रेकअप होने लगता है, डाइवोर्स, तो वो जल्दी से हेल्प सीख करते हैं और दिखाते हैं जब पैसों की दिक्कत आने लगती है कि वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट फीमेल ज़्यादा जल्दी टेंशन सीख, वैसा बिहेवियर भी है और वैसे भी हेल्पिंग बिहेवियर है इसमें। कई बार मदर्स जब बच्चे के बारे में पढ़ती हैं तो वो खुद के लिए भी उनको समझ आता है कि मुझे भी ADHD है। और मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि एक बार वाइफ ने लिटरली हस्बैंड को धमकी दी थी कि तुमने अपना इलाज नहीं कराया, क्योंकि उनके बच्चे को तो ADHD था बट हस्बैंड को भी था। अच्छा। अगर तुमने इलाज नहीं कराया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और वो सॉल्व हो गई थी ट्रीटमेंट के बाद। अच्छा, हो गई थी। वाह। तो अब तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस ऑफ अडल्ट ADHD, टीनेजर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चे का, भाग रहा है दौड़ रहा है, सबको पता है। लेकिन टीनेजर में क्या हो रहा है, मोबाइल एडिक्शन कंप्लेंट है बट है ADHD, पढ़ाई की प्रॉब्लम है बट है ADHD, क्लास में मिसबिहेव है बट है ADHD, टीचर की बात नहीं सुन रहा है ADHD। अडल्ट में क्या है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको लग रहा है कपल काउंसलिंग की जरूरत है, फ्रेंड्स नहीं बन रहे, उसको लग रहा है मेरे को सोशल फोबिया है, प्रमोशन नहीं हो रही, लग रहा है मैं कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लूँ बट है ADHD। तो इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं। ओके। इसमें डे ड्रीमिंग भी एक वन ऑफ दैट इज वेरी कॉमन। अपने ख्यालों में खोए रहना, क्योंकि माइंड जैसे टीचर सामने पढ़ा रही है या मूवी सामने चल रही है, दोस्त बात कर रहे हैं, तो उस पर फोकस नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपने मेहनत की, जब आप बड़े हो गए हैं, छोटे में तो आप मेहनत भी नहीं करेंगे, 2-3 मिनट के बाद या 10-15 मिनट में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप कुछ और सोच में पड़ गए। ठीक है, यहाँ तो दूसरे आपको टोक देंगे। कई बार आप लेक्चर में बैठे हैं, 15-20 लोग हैं, लेक्चर चल रहा है, सब लोग, बाकी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बट आपके माइंड में वो थॉट्स, रेसिंग थॉट्स का मतलब ये नहीं कि एक ही थॉट आ रहा है, वो कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं। तो उसको डे ड्रीमिंग इज ए वेरी कॉमन लेमैन सिम्टम जिसको बोलेंगे, जो एक एक्चुअल सिम्टम ऑफ ADHD होता है। अच्छा, ओके। क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो उसका दिमाग कहीं से कहीं जा रहा है। और जैसे हाइपर फोकस एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है ADHD का। बहुत बार ऐसा होता है कि ADHD वाले कहीं ज़्यादा फोकस करते हैं। जब वो करते हैं, जैसे फ्लैश लाइट होती है ना, कि वो थोड़ी देर के लिए पड़ती है बट पड़ती बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसी तरह उनका जो फोकस होता है, बाकी लोग उतना फोकस ही नहीं कर पाते जितना ADHD के बच्चे कंपेरेटिवली अडल्ट्स फोकस कर पाते हैं लाइफ में। मुझे अभी भी याद है, मेरा फ्रेंड था एक, उसको एक्साइटेड बोलते थे, हाँ, कॉलेज टाइम में, MBBS में, तो उसको ADHD एक्चुअली थी। तो वो हाइपर फोकस कर पाते हैं। फिर वो क्रिएटिविटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका माइंड जंप कर रहा है इधर से उधर, वो मल्टीपल चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। तो जो लोग चैनलाइज कर पाते हैं अपनी एनर्जी को, या डिफेंस मैकेनिज्म की भाषा में सब्लिमेशन बोलेंगे, तो उनके लिए तो ये ब्लिस बन जाती है। बट उनके लिए भी बाकी एरियाज में तो प्रॉब्लम आएगी। रिलेशनशिप को कैसे प्रॉब्लम देती है? मतलब मैंने जो ADHD का देखा है वो परफॉर्मेंस पे देखा है, सेल्फ एस्टीम लो होते हुए देखा है, पर रिलेशनशिप का मेरे को कम कनेक्ट समझ में। देखिए, लड़कियों की सबसे पहली शिकायत जो लड़कों से होती है कि आप मेरी बात नहीं सुनते। हाँ, अच्छा, तो इस वजह से। तो ये तो कॉमन शिकायत है ना, मतलब नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, लिव इन रिलेशन, व्हाटएवर। आज की डेट में लोग शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, व्हाटएवर। तो जो ADHD वाला होगा वो तो जेन्युइनली ही आपकी बात नहीं सुन पा रहा, तो रिलेशन कैसे बनाएंगे अच्छे से? क्योंकि आपको सामने वाले की टिक की बात तो सुननी पड़ेगी। अगर आपने बात नहीं सुनी तो आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा, मेमोरी इश्यूज आएंगे। मेमोरी इशू अपने आप में तो ADHD का क्राइटेरिया नहीं है, बट एज ए सिम्टम तो आएगा कि कल ही पढ़ाया था, आज याद ही नहीं है, कल ही बात की थी, आज ध्यान ही नहीं है, तुम्हें एनिवर्सरी, बर्थडे याद नहीं रहते हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा जिनको बर्थडे याद नहीं रहते सबको ADHD, बट जिसको ADHD उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे टू बी मिसमैनेज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड। तो ऑफिस में भी प्रॉब्लम आएगी, रिलेशंस में। आप मुझे बता रहे हैं, मुझे खुद के अंदर ही ADHD नजर आ रहा है।
उसमें आप जितनी शांति से बैसी हैं उसमें इनअटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, इनअटेंशन के ही है, वो नहीं है। सर, सो ADHD वी आर सीइंग कि बहुत ही कॉमन है, बच्चों के अंदर तो है ही है, अडल्ट के अंदर है, कई बार डायग्नोज भी नहीं होता है, अडल्ट डील कर रहे होते हैं इसकी वजह से। पर क्या इसका ट्रीटमेंट फुली हो जाता है, जो भी होता है, या तो मेडिकेशन है या ट्रेनिंग होती है ऑक्यूपेशनल, पर क्या पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं? देखिए मैम, जो बच्चे हैं विद एज कई तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, ये एक सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो ट्रीटमेंट कराएं चाहे वो ना कराएं, अच्छा, चाहे वो मेडिसिन लें या ना लें, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी भी कराएं या ना कराएं, पहला तो मन में सवाल आना चाहिए फिर इलाज कराने की जरूरत ही क्या है। लेकिन पहली बात, सारे ठीक नहीं होंगे, बट जो ठीक हो जाते हैं उनको इलाज कराने कुछ की परसेंट, जैसे आपने बोला हाँ, था कि 15 टू कुछ ऐसे परसेंटेज। जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चों को ADHD है तो 60% को अडल्ट ADHD होगा और टीनेज में 60 to 85 को होगा, जो हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, और अगर आप लेटेस्ट रिसर्च देखेंगे उसमें भी यही है। तो इसका मतलब 60% तो ठीक नहीं होंगे कभी भी। वो उसके साथ जीना चाहते हैं, उसका इलाज कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है, बट 40% तो ठीक हो रहे हैं। राइट, ये तो एक फैक्ट है। उनकी हाइपर एक्टिविटी भी कम हो रही है, इम्पल्सिविटी भी कम हो रही है, कुछ हद तक वो कंसंट्रेट भी कर पा रहे हैं, और इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट ह्यूमन है, तो उसमें मेल हो या फीमेल वो काफ़ी सारे हैक्स भी निकाल लेते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, मेल या फीमेल, वो ज़्यादा बेटर ट्रैक करते हैं अपने मूड को, वो अलार्म्स लगाना शुरू कर देते हैं। आजकल ऐप्स हैं काफ़ी सारी जिसका वो ऑर्गेनाइजर ज़्यादा बढ़िया ढंग से एवरेज इंसानों के मुकाबले वो रिमाइंडर्स लगाते हैं अपने आप को, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं। ओके, तो वो एक तरीका है। अब इलाज क्यों कराना, सबसे पहले तो मैं इस पर आता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब तक बच्चा इंप्रूव होगा, मान लीजिए 4 या 5 साल में आपको पता लगा कि हमारा बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव है, फिर जब वो स्कूल गया तो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ये क्लियर हो गया कि उसको ADHD है और जो सेटल नहीं हो रहा। अब उस टाइम पढ़ाई पे फर्क आएगा, फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, और वो ठीक हो गया 15-16 साल की उम्र में, ये उस कैटेगरी में है जो ठीक हो गया। बट जो उसने लूज़ किया कि जो भी नंबर उसके आ सकते थे उससे अगर 10-15% उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों करें उसके साथ? उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कम क्यों करें? बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको फ़र्क ना पड़े सोशली कि बाकी बच्चे उनके मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर बच्चे की किसी की भी लड़ाई हुई हमेशा उन्हीं का नाम लग रहा है, किसी की गलती होगी, लेबल जैसा हो जाता है बच्चा, गलती चाहे जिस मर्जी की हो, डांट उसी को पड़ेगी। फिर फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत आएगी। देखिए, एज ए साइकेट्रिस्ट मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि एजुकेशन और सोशल स्किल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। इट इज़ एक्चुअली सोशल स्किल्स। काफ़ी लोगों को लगता है कि अच्छी एजुकेशन से बहुत बढ़िया ज़िंदगी बन जाएगी, विच इज़ ट्रू, बट इट्स ओनली 10%। 90% इट इज़ योर सोशल स्किल्स। कई लोग बोलते हैं हमसे पॉलिटिक्स नहीं हैंडल होता ऑफिस में, तो उनकी प्रमोशन भी नहीं होती। जो लोग हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, वो ज़्यादा तरक्की करते हैं। ये एक फैक्ट है। नेपोटिज्म बोल लीजिए, मिडिल क्लास बोल लीजिए, वीडियोस बोल लीजिए, जान पहचान काम तो करती है। लोग फ़ोन तो करवाते हैं, जिनके पास फ़ोन करवाने वाले होते हैं वो करवाते हैं, जिनके पास नहीं होते वो नहीं कराते। तो इसलिए सोशल स्किल्स का जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इवन गर्ल्स स्कूल में क्या होता है, अगर कोई गर्ल्स स्कूल में अपने, आजकल मैंने देखा है स्कूल में भी, मैंने इवन अपने में स्कूल में गया था तो हमारा जो स्कूल है जिससे मैं पढ़ा हूँ सेंट मार्क्स, वो उनका गर्ल्स स्कूल भी है और एक कोहेड वाला ब्रांच भी है। अच्छा। वो जो गर्ल्स स्कूल है उसकी ब्रांच भी चेंज होके अब धीरे धीरे जो सेक्शंस आ रहे हैं नीचे से, अच्छा, वो कोहेड हो रहे हैं। अच्छा। तो प्रिंसिपल मैम से मैंने पूछा ऐसा क्यों, कहती अब पेरेंट्स नहीं चाहते। आज से 20 साल 25 साल पहले पेरेंट्स की क्या थॉट प्रोसेस था कि लड़कियां के गर्ल्स स्कूल में जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बट होता क्या है कि उन लड़कियों में कॉन्फिडेंस कम होता है लड़कों से बात करने से। सिमिलरली जो बॉयज स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनमें भी कॉन्फिडेंस कम होता है कंपैरेटिवली लड़कियों से बात करने में, उनको बाद में रिलेशन बनाने में दिक्कत आती है। उसी तरह आजकल हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं कि अगर किसी को माइल्ड ऑटिज्म है, किसी को लर्निंग डिफिकल्टी है, किसी को कुछ और इशू है, सेरिब्रल पालिसी है, किसी को ब्लाइंडनेस है,
किसी को हेयरिंग प्रॉब्लम है वो भी स्कूल में जाए, नॉर्मल स्कूल में जाए, और जाना चाहिए, वो मैनेज कर सकता है बच्चा। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि बाकी बच्चे भी उसको समझ पाते हैं। जैसे जो करंट जनरेशन है उसकी अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा है और वो ज़्यादा एक्सेप्टिंग है कंपेयर टू जो हमारी जनरेशन है इन्हीं लोग किसी भी चीज़ को लेके, वो चाहे जेंडर डिस्फोरिया को लेके हो, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, क्योंकि दे आर मोर अवेयर कंपेयर टू द प्रायर जनरेशन। राइट, अब पता चल है, बच्चों को जानकारी है तो वो ज़्यादा एम्पैथेटिक हो पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। जैसे हमारे अपने अपने व्यूज़ नहीं होते, नॉर्थ इंडियन ऐसे हैं, साउथ इंडियन ऐसे हैं, हिंदी बोलने वाले ऐसे हैं, इंग्लिश बोलने वाले ऐसे हैं, ब्लैक्स ऐसे हैं, वाइट्स ऐसे हैं, पर जब हम बात करते हैं तो लगता है सभी एक ही जैसे हैं। तो जब हमें एक्सपोजर नहीं होता तो हम स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं, तो वो स्टीरियोटाइप्स जब बन जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। That's so true, sir. तो जो आपने रिलेशनशिप की बात की थी, तो उसमें इंसान सुन नहीं पाएगा, याद नहीं कर पाएगा, उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना एक्सपेक्टेड होगा, तो फिर दिक्कत तो आएगी। और रिलेशनशिप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कम्युनिकेशन ही है, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर है। और इसमें उल्टा भी है कि somebody diagnosed with ADHD एंड गेटिंग ट्रीटेड, तो उसमें उसकी अडल्ट हो गया है तो उसकी वाइफ की, तो उसके हस्बैंड की, अगर वाइफ को है, उसके पार्टनर की, उनके फ्रेंड्स की अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योर की आप बात कर रहे थे, जिनमें रह जाता है उनमें ठीक नहीं होता है। अच्छा, आप विदाउट ट्रीटमेंट रहना चाहते हैं या विद ट्रीटमेंट, वो आपकी मर्जी है। कई बार तो मैं, जब मेरे को ये सवाल पूछते हैं कि मेडिसिन लें या ना लें, तो मैंने मेरी किताब तो कहती है लेनी चाहिए, बट आप ऐसा कर सकते हो कि आप 2 महीने का टाइम दीजिए, प्रॉपर अपनी वेट के हिसाब से जो मेडिसिन है वो लीजिए, आप देख लीजिए ये जिंदगी है विदाउट मेडिसिन, ये जिंदगी है विद मेडिसिन। तो 90% लोगों को तो बहुत बेनिफिट होता है। मतलब साइकेट्री में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन अगर बोली जाए किसी डिजीज के लिए, जैसे डिप्रेशन में भी 60 to 70% को रिस्पॉन्स आता है, बट ADHD में तो 90 to 95% को रिस्पॉन्स आता है। कुछ को नहीं भी आता, बट वो कम लोग होते हैं, काफ़ी 20 में से 1-2 लोग होंगे। तो आपने दोनों जिंदगी देख ली, बेटर यू डिसाइड। काफ़ी लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं। कई लोग रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, कई लोग तभी लेते हैं जब उनके एग्जाम्स वगैरह आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई लोग जब हॉलीडेज पे जाते हैं तो नहीं लेते हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें, उस टाइम वो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो मैंने बुक में कम और रियल लाइफ में ज़्यादा देखी। हाँ, बुक में एक चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ड्रग हॉलीडे। संडे के जैसे कई बार ऐसा होता है, स्टार्टिंग में मेडिसिन लेते हैं तो बहुत इफेक्टिव होती है, बाद में इफेक्ट कम हो जाता है। अच्छा, ओके। तो इस मैं बाकी दवाइयों के लिए तो नहीं कहूँगा, इस पर्टिकुलर मेडिसिन में ड्रग हॉलीडे का कॉन्सेप्ट होता है कि आप 1-2 दिन अगर मिस कर देते हैं कई बार, तो दोबारा इफेक्टिव हो जाती है। अच्छा, और क्या फिर ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है अगर आपने अडल्ट ADHD है आपको? अगर आप लकी हैं तो आपको ADHD ना हो तो टीनेज तक सेटल हो जाए। एक बार 20s आप क्रॉस कर गए और आपका ADHD सेटल नहीं हुआ है और आपने अपनी कोपिंग स्किल से थेरेपी किसी तरह से भी मैनेज कर लिया तो इट्स ओके। अदरवाइज इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज इट और नॉट वांट टू यूज इट। ओके, मतलब डिसीजन, फाइनल डिसीजन तो पर्सन के पास ही होगा। बट एज ए प्रोफेशनल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये चश्मा लगाया है, तो स्टार्टिंग में कैमरामैन ही हमारे पूछ रहे थे कि चश्मा लगाना है या नहीं लगाना है। तो अब ये मेरी चॉइस है कि मैं चश्मा लगाऊं कि मैं नहीं लगाऊं। बट अगर मैं चश्मा लगाता हूं तो मैं बेटर देख पाता हूं, और अगर मैं नहीं लगाता तो मैं नहीं देख पाता। अब जैसे एज के साथ सभी को प्रेस बायोपिया होता है, तो नज़दीक का नहीं पढ़ पाता, तो मैं क्लिनिक में अक्सर चश्मा उतार देता हूँ। बट जैसे ही मुझे नोट्स पढ़ने होते हैं पेशेंट के, तो मुझे लगाना ही पड़ता है, अदर मैं पढ़ ही नहीं पाता। पहले तो मैं थोड़ा बहुत कर लेता था, अब तो मेरे से बिल्कुल ही नहीं होता। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं चश्मा लगाऊं। मेरा काम ऐसा है कि मुझे चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं रनिंग पे जा रहा हूँ, मैं मैराथन भाग रहा हूँ, तो मुझे चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे चश्मा लगाना ही पड़ता है। जैसे मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बीच में लोगों को नोट्स तो नजर नहीं आ रहे, अगर मुझे रेफर करने हैं तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, पहले तो मुझे चश्मा ढूंढना पड़ेगा अपना। तो इसलिए ये इसकी तरह है। तो डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई डाइटरी कंट्रोल से कंट्रोल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेट कम कर लिया। बट अगर नई बात बन रही है तो आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी।
सो सर ADHD की क्या कुछ मैनेजमेंट, जैसे आपने बोला कि डायबिटीज़ है या BP है तो हम उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लाइक हमने अच्छा अपना सेफ फूड खाना शुरू किया, एक्सरसाइज को इंक्लूड किया, अपने स्लीप पैटर्न को किया, तो हमारा ये भी मैनेज हो सकता है क्या? ADHD भी इस तरीके से हमारी डिसिप्लिन को इन करने में, मे बी मेडिटेशन है, मेडिटेशन को इन करने में और एक्सरसाइज करने में, क्या ये भी मैनेज हो सकता है सर? बिल्कुल, फ़ायदा तो होता है, बट इन सब में मैं ये नहीं कहता इसे फ़ायदा नहीं होता, बट मैं एक लाइन पहले ही देना चाहूँगा, इन सब के करने से ADHD चला जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। यू विल बी एबल टू मैनेज बेटर। कोई भी अगर, इसको सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, कोई भी अगर यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स देखता है, उसका टाइम बर्बाद होता है, अगर वो छोड़ देगा तो उसकी क्रिएटिविटी बेटर हो जाएगी। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और मैंने पर्सनली इसको फील किया है, तो आई कैन बी वेरी श्योर ऑफ इट। ठीक है, सिमिलरली कोई भी अगर टाइम पे 9:30 बजे 10 बजे सो जाता है, सुबह टाइम पे उठता है, बहुत बार रिसर्च में भी लिखा गया वैसे कि इफ़ यू गो फॉर ए जॉग ऑफ 20 मिनट्स और सो, आपकी हाइपर एक्टिविटी दिन में थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप उसको पहले थोड़ा खेलने देंगे तो वो ज़्यादा बेटर फोकस कर पाएगा पढ़ाई पे, उसको नींद भी बेटर आएगी, उसकी ईटिंग हैबिट्स भी थोड़ी हेल्दी होंगी। अगर उसका शुगर इनटेक कम होगा, नॉर्मल इंसान भी अगर शुगर लेता है तो उसको चेहरे पे या बॉडी थोड़ी स्वेलन जैसी लगेगी, बट अगर उसका शुगर इनटेक कम होगा तो उसकी बॉडी ज़्यादा ग्लोइंग और बेटर हो जाएगी, जो वेट लॉस करना चाहता है। बट ADHD में अगर कोई शुगर कंटेंट ज़्यादा लेता है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर कोई जंक फूड खाता है तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है तो कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली नॉर्मल इंसान को भी नहीं खाना चाहिए, ADHD वालों को भी नहीं खाना चाहिए, बट अगर ये नहीं खाएंगे तो इनको बेनिफिट इनके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होगा। खाना किसी को भी नहीं चाहिए। तो नींद से भी, प्रॉपर नींद लेना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी ईटिंग करना, उसके बाद जैसे ही कमरे में बच्चा घुसा तो उसका बैग लटकाने का वो हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का कि रूटीन विल हेल्प यू ए लॉट। कि सुबह उठते ही फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सुबह उठते ही नहाने जाना है, फिर ब्रश करना है, फिर खाना मिलेगा, फिर स्कूल जाना है। उसी तरह जैसे ऑफिस में जाना है तो चाबियों का गुच्छा, जैसे मैंने अपने घर में देखा था, चाबियाँ इधर उधर डिसऑर्गेनाइज हो जाती थी, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो जब से हमने एक वो लगाया जिसमें अराउंड 8 कीज आ सकती हैं, तब से हमारे घर में सब आते ही वही उसी पे चाबी लगाते। तो जो मैंने ये एग्जांपल को दे रहा हूँ अपने घर का, कि जो भी चीज़ें हमें डिसिप्लिन या ऑर्गेनाइज करती हैं, ADHD वाले अगर उनका फ़ायदा करते हैं तो मैंने काफ़ी पेशेंट्स को देखा है कि वो अपने मोबाइल में रिमाइंडर्स, मतलब कई सारे ऑर्गेनाइजिंग ऐप्स तो मुझे मेरे ADHD पेशेंट्स ने ही सिखाई हैं। अच्छा। कि इसमें हम ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैलेंडर में, गूगल कैलेंडर में ऐसा होता है ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, और भी कई वो ऐप्स यूज़ करते हैं जो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ती हैं। उस हिसाब से वो नोट्स बना के रखते हैं कि रिमाइंडर्स, कोई भी चीज़ है तो उसको लिख लेते हैं। वो हैक्स हम सीख जाते हैं ना, तो उससे फ़ायदा होता है, बट गायब नहीं हो जाता। अगर उससे काम चल गया और नहीं मेडिसिन की ज़रूरत है तो कोई, आई एम नॉट समबडी हु टेल्स यू कि आप मेडिसिन खाओ ही खाओ। आई एम हियर हु टेल्स यू कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जियो विद मेडिसिन या विदाउट मेडिसिन। रही बात क्योर की, तो जड़ से खत्म नहीं होगा, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्या टेंशन जिंदगी से खत्म हो सकती है? तो उसमें एक मेरी पेशेंट ने कहा था, चिंता तो चिता के साथ ही जाती है। तो स्ट्रेस तो लाइफ में कभी नहीं कम हो सकता, बट उसको आप मैनेज कर सकते हो। राइट, दैट्स सो ट्रू। वो आप कैसे मैनेज करते हो, विद मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन, दैट्स ओके। रिसर्च ये कहती है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन है। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, चैट GTP करके देख सकते हैं, कोई और AI यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट आंसर यही है। आई गॉट दैट। और सर ADHD जो है, जैसा आपने बताया, वो एडिक्शंस की तरफ भी बहुत लेके जाता है। जैसे मोबाइल एडिक्शन की बात करी आपने, मोबाइल एडिक्शन, नशा, और दूसरे भी अल्कोहल की तरफ, और फूड एडिक्शन, जो लोग ओबेसिटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि कहीं ना कहीं फिर जब उनका डायग्नोसिस किया गया तो ADHD उसको कहीं ना कहीं लेके आया वहाँ पर, क्योंकि वो फूड एडिक्शन उसकी वजह से हो गया। मम्मी, इसमें ना एक बहुत प्यारा कोट है जो बुक में मैंने पढ़ा था, वो था, इफ़ यू डू नॉट मेडिकेट द पेशेंट ही विल सेल्फ मेडिकेट।
इसका मतलब ये है कि अगर आप पेशेंट का इलाज नहीं करेंगे दवा से तो वो कोई और नशा लेगा उसको कवर अप करने के लिए। मैं डी एडिक्शन की ओपीडी चलाता हूँ आफ्टरनून में ना, जिसमें हम बुप्रेनॉर्फिन टैबलेट देते हैं। जो लोग स्मैक लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, अच्छा ओके, या वो स्पाज्मोप्रोक्सिन के कैप्सूल होते हैं, अफीम लेते हैं, उनमें भी ADHD बहुत ज़्यादा होती है। और अब क्योंकि वो मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी सारे इलाज के लिए रेडी नहीं होते, वो बहुत बातें करते हैं, टॉकेटिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा है। तो क्लासिकली मैंने रियल लाइफ में वो देखा है कि एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका अगेन हम रीज़न पे आ जाएंगे। डोपामिन लेवल उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे कम है, तो कुछ भी जो नयापन होता है वो हमें डोपामिन रिलीज कराता है। रील्स को हमें क्यों पसंद होती है? क्योंकि उससे नयापन होता है। पुराने टाइम में भी लोग नयापन करते थे, घर की रेनोवेशन, जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो हर 2 साल बाद ही कुछ ना कुछ रेनोवेट कराते रहते हैं, नहीं तो कोई 5 साल बाद कराता है, 10-15 साल बाद तो चलो कराना ही पड़ता है। तो वो भी नयापन चाहिए होता है, लोगों को गाड़ियों में नयापन चाहिए होता है। 5-10 साल के बाद हीरो हीरोइंस बन जाते, तो नॉवेल्टी सीकिंग बोलते हैं। राइट। तो इससे तसल्ली तो नहीं मिलती बट मज़ा आता है। तभी वो जो तड़प होती है ना, किसी को पाने की तड़प ज़्यादा मज़ेदार होती है कंपेयर टू जब वो इंसान मिल जाता है, तब तो कमियां नज़र आती हैं। तो इसलिए जो ADHD के लोग हैं उनको किसी भी तरह का एडिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चाहे वो फ़ोन एडिक्शन की बात है, चाहे वो फूड एडिक्शन की बात है, चाहे वो स्मोकिंग, चाहे वो अल्कोहल, चाहे वो गांजा फूकना, चाहे वो कोकेन लेना, इवन सेक्सुअल या पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि उनके अंदर हर एडिक्शन की प्रोननेस ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर डोपामिन कम बन रहा है। तो वो शायद उसी लेवल का फूड शायद हमें सेटिस्फेक्शन दे देगा, पर वो उनको, मान लीजिए एक कचौड़ी है तो मेरे लिए इनफ है कि ठीक है मुझे अच्छा लग गया एंड अब मुझे और नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि मैं डाइटरी में नहीं हूँ, ये इस तरह से नहीं मैं बोलूँ। मैं इस तरह से बोल पाऊंगा कि जिसके बोन्स वीक हैं उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो हाथ पे गिरे, टांगों पे गिरे, पीठ पे गिरे, टांग पे गिरे, कैसे भी गिरे। तो उसी तरह जिसको ADHD है उसको एडिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो। राइट। तो इसका मतलब है सर, मतलब मैं ऐसा जस्ट माई थॉट कि जिनको भी एडिक्शन है शायद वो एक बार अपना ADHD भी चेक करवा सकते हैं, डायग्नोज करवा सकते हैं, मे बी कि उनको ADHD I won't say every addict is an ADHD, that is a wrong statement. राइट। बट हाँ, जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में 5 to 8% बच्चों को ADHD है, अडल्ट्स में 3 to 5% के आसपास है, बट जिनको एडिक्शन है तो आप ये मान सकते हैं 25% को ADHD निकले। राइट। तो वो करवा सकते हैं मे बी कि ADHD को देखा है, और 20-25 इयर्स वालों को जो गांजा या स्मैक या इस तरह की चीज़ें लेते हैं उनको ADHD होता है। अगर उनका ट्रीटमेंट हो गया होता, असेसमेंट हो गई होती, तो शायद उन्होंने ये नशा नहीं किया होता। ये पॉसिबल है। राइट। मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, obviously may not 25%, and that's a huge number sir. So at least they can डायग्नोज तो करा ही सकते हैं, नहीं होगा बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो यू नो कि किस वजह से हो रहा है, यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ। हाँ डेफिनेटली। राइट सर। सर ADHD को लेकर के कुछ नई रिसर्चेस, कुछ नया आ रहा है क्या? देखिए, जब से मैंने पढ़ा है और जो थेरेपीज वगैरह हैं, मेडिसिन में तो कोई खास चेंज आया नहीं है। ओके। एम्फेटामीन्स इसकी मेडिसिन है, जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, जिसको स्टिमुलेंट बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि आम आदमी खाएगा तो वो एडिक्ट हो जाएगा, और ADHD वाले जो खाते हैं उनको एडिक्शन नहीं होता। और बच्चों को दी जाती है 6 साल के बाद, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को तो 5 समथिंग में या कुछ और ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली जो स्टार्टिंग एज है वो 6 ईयर्स है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है बच्चों में और बड़ों में भी। स्टिमुलेंट कैटेगरी में आती हैं। और ये जब और इनका जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो होता है भूख कम लगती है। अच्छा। तो जब पहली बार ये, जैसे आजकल सेलिब्रिटीज़ में वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन का चला हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो अजम्पिक मेडिसिन खा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह जब ये मेडिसिन लॉन्च हुई थी तो ये वेट लॉस के लिए लॉन्च हुई थी। अच्छा, ओके। अगर रिसर्च कोई करेगा तो ये वेट लॉस के लिए लॉन्च हुई थी। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा अगर बहुत ही पतला है या कोई एडल्ट, उसको भूख बिल्कुल ना लगे तो डोज देना कई बार मुश्किल होता है, कुछ और भी देना पड़ता है, या वो कुछ और टेक्निक्स अप्लाई करे। अदरवाइज जो लोग हेल्दी होते हैं वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कई बार कि मेरा वेट भी कम हो जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये
दवाई का साइड इफेक्ट है। और आइडली तो हाइट और इस पे फ़र्क ना पड़े तो वो ड्रग हॉलीडे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। मतलब जैसे कई बार अपने पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि जिन दिनों छुट्टियाँ हों स्कूल की एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, तो कुछ दिन के लिए बंद कर दें, कुछ सो दिन। दैट और कई पेरेंट्स तो बॉडी। ऐसा भी करते हैं कि सुबह स्कूल भेजा तो दी, घर पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें नहीं चाहिए 100%, तो वो शाम को देते ही नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जो मेडिसिन होती हैं इनका इफेक्ट अगर प्लेन है तो 1 to कुछ 4 आवर्स के लिए रहता है, सस्टेन्ड रिलीज है तो कोई 6 आवर्स के लिए रहता है। अच्छा। ओडी फॉर्मुलेशन में आती तो 10 घंटे के लिए रहता है, दिन में एक ही बार लेनी पड़े। तो कई पेरेंट्स नहीं चाहते कि घर पे दवाई दें तो नहीं लेते। और कई जो प्रोफेशनल्स हैं वो तभी लेते हैं जब एग्ज़ाम्स आते हैं या फिर जब कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आता है। Okay. मैंने कई ADHD बच्चे देखे जिनको मैंने देखा वो ठीक हो गए, तो 10th के बोर्ड लाए तो उन्होंने कुछ महीने के लिए दवाई ली फिर बंद कर दी। अच्छा, ओके। क्योंकि वो अटेंशन उस लेवल का चाहिए, पहले से वो डायग्नोज थे। तो सर हमने ADHD के बारे में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात करी है, बहुत सारी चीज़ों को हमने समझने की कोशिश करी है। एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, मैं अगर इसको समराइज़ करना चाहूँ तो ADHD एक रियल प्रॉब्लम है। ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इसमें ना बच्चे की गलती है, ना माँ बाप की गलती है, ना टीचर की गलती है, ना उसकी वजह से अगर कोई परेशान हो रहा है उसकी गलती है। इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में असेसमेंट होना चाहिए अगर किसी का लक्षण है, और ट्रीटमेंट करके हर किसी को हक है कि वो अपना फुल पोटेंशियल पे लाइफ में जिए। राइट। चाहे वो स्कूल के मार्क्स हों, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, चाहे अपने फ्रेंड्स बनाना है और चाहे प्रोफेशनली ग्रो करना है। अगर उनकी अपने आप नेचुरली विद टाइम ठीक हो जाता है, बेस्ट ऑफ लक टू देम। अनफॉर्चुनेटली जिन 60% का नहीं हो पाता, देन दे आर इन ए प्रोफेशन जहाँ कोई स्पोर्ट्समैन टीचर ही है और उसको नहीं ज़रूरत है तो इट्स ओके। बट अदरवाइज़ कहीं भी अगर रिलेशनशिप्स में आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो असेसमेंट करानी चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए और प्रोफेशनल राय लेनी चाहिए। मैं बल्कि सर्च कर रहा था ChatGPT पे, आजकल मुझे पता लगा था कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी है व्हाट्सएप और ChatGPT पर आप इंटीग्रेट कर दो अगर ऑनलाइन पेशेंट है, या फिर आप ChatGPT आपकी कॉन्वर्सेशन सुन ले पेशेंट की। प्राइवेसी का इशू ऑफ कोर्स उसमें होगा तो वो भी आपको एडवाइस दे देता है, बट ChatGPT खुद लिखता है कि इट इज़ नॉट मेडिकली सर्टिफाइड। तो आप और अपनी रिसर्च में कई बार ये गलती हो जाती है कि लोग कई बार नहीं भी होता, जैसे कई बार ऐसा होता है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, UPSC की, IIT की, उनको लगता है कि हमारा कंसंट्रेशन कम है तो शायद हमें ADHD है। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब हमने असेसमेंट किए तो ADHD नहीं भी निकला। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। है या ना है, अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए जहाँ भी पॉसिबल है। एंड इट्स वेरी इजी राइट नाउ बिकॉज आप फिजिकली भी मिल सकते हैं जाके प्रोफेशनल से और ऑनलाइन भी असेसमेंट करा सकते हैं साइकेट्रिस्ट से भी, और जो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है वो भी ऑनलाइन हो जाती है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। Got that. और इसके लिए हाँ कोई MRI या CT स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। I got that. इसके लिए कोई MRI CT स्कैन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनको परफॉर्म करते हैं, और उस टेस्ट से ही आपका ADHD है या किस लेवल का है वो निकल के आ जाता है, राइट? सो सर थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरे व्यूअर्स जो इस चीज़ से डील कर रहे होंगे और जो नहीं भी डील कर रहे होंगे पर वो जानना चाहते होंगे, उनको बहुत सारी जानकारी विस्तृत में मिली होगी इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।